हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे कि मैम पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस जो है डिस्क्राइब कर दीजिए। और भाई आप सबको पता है आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बट फिर भी आपकी डिमांड है तो मैं कैसे टाल सकती थी। तो मैंने स्पेशल हेल्प ली है अपनी फ्रेंड की इस सिलेबस में, और आई डेडिकेट दिस वीडियो टू स्पेशली माई फ्रेंड सीमा। सीमा मैम ने हेल्प की है भाई इस सिलेबस को बताने में। उनका 2 बार एस्टेट पीजीटी क्वालिफाई है और नेट के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो मीन्स आप ये मान के चलो कि जो भी आपको यहाँ सिलेबस बताया जा रहा है, ये मत सोचो मैंने मास्टर्स नहीं कर रखी, बट जो भी मैं सिलेबस बताती हूँ मैं उन सब से हेल्प लेती हूँ जो इस सब्जेक्ट में बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल थैंक्स टू सीमा मैम। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो इसमें मैं जो आपको सिलेबस बताऊंगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा, और एस्टेट पीजीटी, DSSB पीजीटी और हरियाणा स्क्रीनिंग में जो आएगा उन सबके लिए इक्वल, रिलायबल और इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पीजीटी हिस्ट्री की बात करेगा इस सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट की यदि हम पीजीटी की बात करते हैं तो 9 to 12 आपको पता है आता है। ठीक है, तो 9 to 12 की एनसीईआरटी को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने से पहले जहां तक मुझे लगता है आपका बेस भी होना चाहिए, तो बेस के लिए आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी आपका एक बेस बना देगी हिस्ट्री के लिए। लेकिन जिन्होंने मास्टर्स किया है डेफिनेटली उनका बेस होगा, लेकिन फिर भी कई बच्चों का मान लो बेस ना हो, तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 6 to 10 8 को पढ़ें, और फिर 9 to 12 तो आपको पता है आपके एग्जाम्स के लिए डोमिनेटिंग सेक्शन रहता है भाई। तो एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले पीजीटी वाले 9 to 12 की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। स्पेशली 9th, 11th और 12th की बुक से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। 11th की बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 9th से वर्ल्ड का जो कंसेप्ट होता है वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी की आप आम बुक ले लो, और एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है। यूं नहीं है कि आप लाइन टू लाइन कुछ भी पढ़ लो। आपको पता है एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है, समझ पर बेस्ड होती है। एनसीईआरटी में बहुत सारा कंटेंट गिवन होता है, बॉक्सेस के अंदर होता है कि आपने क्या समझा, क्या जाना। तो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है एनसीईआरटी को लेके, कॉन्सेप्ट कैसे निकला, क्यों चीजें हो रही है। आपको पता है पीजीटी जो फैक्चुअल के साथ अंडरस्टैंडिंग बेस से पेपर रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग आप जरूर बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो एनसीईआरटी के लिए आप सार संग्रह एनसीईआरटी, कुछ भी किसी मार्केट में किसी भी टाइप की बुकलेट्स होती है ना जो एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप उनको ले सकते हो। और 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है उसके लिए आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, मैंने 6 to 8 की हिस्ट्री जो है पूरी करवा रखी है। 6 to 8 नहीं, आपको बहुत हेल्प होगी पीजीटी में, काफी आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप 6 to जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस हम पढ़ेंगे ना, तो गाइस 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। पढ़ने के लिए, एग्जाम में आने के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एवरीबडी नोज वेरी फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब ने रट रखी है। मेडिवल हिस्ट्री जिसको हम मध्यकालीन बोलते हैं, और एक है आधुनिक हिस्ट्री। ठीक है, एक है साउथ। वैसे तो आप लोगों को पता है भाई साउथ एंशिएंट और मेडिवल के बीच का ही सेक्शन है, और इसमें और इसमें मिला के हमारी साउथ हिस्ट्री हो जाती है दक्षिण भारत। लेकिन दक्षिण भारत को मुझे जहां तक लगता है अलग कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना चाहिए। इससे क्या है, एक बहुत क्लैरिटी आ जाती है, बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, और 5वां जो मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्शन रहता है पीजीटी में, डेट इज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। अब यहाँ पढ़ना क्या क्या है। अब एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री मेरा भी सब्जेक्ट है, तो मैं और भी अच्छे तरीके से बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारा हिस्ट्री मुझे भी आता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस पीजीटी में लेवल हाई हो जाता है चीजों का। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। इतिहास क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो यू जस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फिर इतिहास के साक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पुरातत्व साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य है, और जैसे यात्रियों का डिस्क्रिप्शन है। पुरातत्व साक्ष्य के अंदर क्या हो जाता है, जैसे कहाँ से कौन सा अभिलेख मिला, कौन सी मूर्ति मिली, कौन सा ये मिला, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। फिर साहित्य के अंदर जैसे कि कौन कौन से यात्री आते रहे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, किस किस बुक से इतिहास का डिस्क्रिप्शन मिला, तो ये साहित्यिक जो लिटरेरी सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और तीसरे जो सोर्सेज होते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन। यू नो वेल, टाइम टू टाइम हिस्ट्री में बहुत सारे जैसे फाइयान है, हेंगसांग है, इबन बतूता, अल बरूनी है, बहुत सारे विदेशी टाइमली इंडिया में आते रहे थे और अपनी बुक्स को लिखते रहे थे। तो आपको उनकी बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, मतलब इन सोर्सेज को बहुत बढ़िया पढ़ना है।
फिर सोर्सेज के बाद आपको हम उसमें आ जाते हैं जो पूरा पाषाण होता है, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये जो पाषाण युग होता है हम इस चीज पे आ जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पाषाण युग को पढ़ना है। मैं लिख नहीं रही क्योंकि मुझे यूं पता है जो एमए हिस्ट्री है तो आई थिंक वो सुन के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या बच्चों की तरह के टॉपिक नोट करना। तो पाषाण हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यू गो विद द हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। आपको पता है इंडस जो सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा संस्कृति है, वो पहले की तरह नहीं करनी, डीप में पढ़नी है, ठीक है ना। पूरी डीपली आप उसको पढ़ोगे, कहाँ कौन से साक्ष्य मिले, किसने खोजा, किस साल में क्या खोजा, कहाँ कौन सा ये मिला, किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो ये सब चीजें आप अच्छे तरीके से गाइज यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर डेट यदि मैं बात करूं हड़प्पा, फिर वैदिक पे आपको आ जाना है। तो वैदिक पे आपको उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, आर्यंस का आगमन, ये सब चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। वैदिक के बाद यदि मैं बात करूं, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है पीजीटी में जहां से क्वेश्चन आता है। फिर आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो पढ़ ही लोगे अच्छे तरीके से, आपको पता है जैनिज्म, बुद्धिज्म तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद यदि मैं एंशिएंट में बात करूं तो आपको जहां पर फोकस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मगध साम्राज्य। जो मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, तो मगध साम्राज्य के टाइम जो 16 महाजनपद थे, तो गाइज आप इंपॉर्टेंट याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। 16 महाजनपद का पूरा डिटेल आपको याद करना है, ठीक है। 16 महाजनपद का पूरा डिटेल, किस जनपद की कौन सी राजधानी थी, किस जनपद में क्या खास था, कौन उससे रिलेटेड राजा था, तो 16 महाजनपदों की डिटेल आपको पूरी अच्छे तरीके से जो है याद रखनी है, ठीक है। तो इसको आप खूब याद रखेंगे। मगध का उत्कर्ष है, मगध साम्राज्य कैसे एस्टैब्लिश हुआ, तो ये सारा का सारा। फिर यदि हम एंशिएंट में बात करें तो जो मौर्य वंश है, तो प्री मौर्याज और पोस्ट मौर्याज को बहुत अच्छे तरीके से करें। प्री मौर्याज में शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश और ये जो विदेशी जनजातियां थी, इनको अच्छे तरीके से करें। और फिर बाद में लेटर मौर्याज में आपको पता है जो गुप्त वंश आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए, तो आप उसको बहुत, गुप्त वंश में तो खास इंपॉर्टेंट पढ़ें। गुप्त वंश की जो सोशल, इकोनॉमिकल जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी, जो उनका समाज था, उन सब चीजों को, जो इकाइयां थी, जो प्रांत थी, किस तरीके से बटे हुए थे, तो गुप्त वंश को तो बेहद अच्छे बेहतरीन तरीके से करें। और फिर आपको पता है हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है खत्म हो जाता है। तो अब मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री में क्या चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन निकल सकता है। देखो पढ़ना तो सब है, लेकिन महाजनपद को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चंद्रगुप्त के दरबार में जो नवरत्न थे उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे और जो भी प्राचीन सिक्के विक्के, जहाँ जो राजा जिस चीज में प्रसिद्ध है, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम चल पड़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री की तरफ। तो जो मध्यकालीन अपना इतिहास होता है, जो मेडिवल होता है, वो विदेशी के आक्रमणों के साथ ही स्टार्ट होता है। जो विदेशी आक्रमण इंडिया में करते हैं, तो विदेशियों के आक्रमण के साथ ही ये स्टार्ट होता है। तो गाइज विदेशी आक्रमण पक्का एग्जाम में आ जाता है। इनका ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा, मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना आ जाएगा, कौन सा विदेशी किस सीक्वेंस में किस तरीके से आया था। तो आपको विदेशी जो है उनका आक्रमण बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, कि जैसे मोहम्मद गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, कब आया, कहाँ अटैक किए, कौन सा ऑर्डर है, इनकी ऑर्डर, इनके साथ कौन साहित्यकार आया, उससे रिलेटेड बुक, मीन्स आपको कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सॉरी। तो आप हर तरीके की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करेंगे, मतलब। फिर यू ऑल नो वेल, दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट हो जाती है मोहम्मद गोरी के बाद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्य देता है। तो दिल्ली सल्तनत का कंटेंट आपको शुरू हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत की एक सीक्वेंस भी है, गुल खिले, गुलाम सांस आया, छोड़ गुड़ खाओ तसले में, ठीक है। कुछ भी याद कर लो, ये दिल्ली सल्तनत के राजाओं का एक ट्रिक है, जिसे गुलाम वंश, खैसे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल काल, ठीक है। गुड़ खाओ तसले में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और में से हो जाता है अपना क्या भाई, मुगल काल। तो मेडिवल हिस्ट्री को एक इस ट्रिक में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक चलने वाला। अब देखो बाकी टीजीटी में तो क्या होता है, सिंपल आते हैं, लेकिन पीजीटी में क्या है, चीजों को घुमा देंगे, उसके अंदर की राजाओं की नीतियां पूछ लेंगे कौन सी नीति राजा ने दी थी, कौन सी नीति नहीं दी थी, उनकी बुक्स को अरेंज करवा लेंगे, उनके राज्य की, उनको मतलब एड ऑन करवा लेंगे, मिक्स मैच करवा लेंगे, मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है यहाँ से अच्छे तरीके से। फिर मुगल्स जो है शुरू हो जाते हैं बाबर से। मुगल्स के बीच आपको मुगल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। फिर शेरशाह सूरी जरूरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि एक ऐसा बंदा भाई जिसने मुगलों को धूल चटाई है, हुमायूं उसकी वजह से छोड़ के भाग जाता है। तो लाइक जो भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने मुगल्स को करना है। और जो मुगल्स हैं, आपको सबको ही पता होगा, इतिहास वाले बच्चों को, कि मुगल राजाओं को बादशाह कहा जाता था। तो बादशाह से आप इनको याद कर सकते हैं, बादशाह।
बादशाह, बाज नहीं आते अपनी हरकतों से तो आप बादशाह लिख सकते हो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये आपके मुगल्स हैं, इनको ध्यान रखना है। फिर लेटर मुगल्स आपको याद रखना है, जिसमें बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सब होते हैं। लेटर मुगल्स को अच्छे तरीके से करना, लेटर मुगल में से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं, आधुनिक इतिहास पे। और आधुनिक इतिहास आपको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। पीजीटी लेवल पे आधुनिक इतिहास को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आधुनिक इतिहास में जो नए नए राज्यों का उदय हो जाता है, जैसे मराठा है, हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, मगध साम्राज्य है, सिख गुरु हो या सिख साम्राज्य है, या राजा रंजीत सिंह है, मीन्स ये सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करनी है। ठीक है, इसके साथ जो नवीन राज्यों का उदय है, क्रांतियां शुरू हो जाती हैं। और शिक्षा का इतिहास गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री में शिक्षा को लेकर बहुत सारे कमीशंस आते हैं, यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन जरूर बनता है। जो हंटर आयोग, ये कमीशंस, कमेटीज आ जाती हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। 1857 की क्रांति को बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से 1857 की क्रांति करनी है। फिर जो आजादी का युग शुरू हो जाता है, जिसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, गांधी युग, इन सबको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मीन्स मॉडर्न में यदि मैं बात करूँ तो 1857 की क्रांति को बहुत अच्छा करें। आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ था उसको अच्छा करें। और ये जो बंगाल और ये जो हुए थे विभाजन वगैरह, ये सारे कंटेंट करें। जो आंदोलन चले थे ये सारे अच्छे से करें। शिक्षा को तो खास करें, हंटर आयोग, यूनिवर्सिटी आयोग, ये सारे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करने हैं। तो मीन्स ये बेसिक हिस्ट्री तो आपको पूरी पढ़नी है, जो 6th से लेके 10th तक में आपकी कवरअप हो जाती है। ठीक है, 6 से 8 तक में कवरअप हो जाती है। और ये इतनी हिस्ट्री मैंने अच्छे तरीके से करवा रखी है, लेकिन वो पहले करवाई थी कॉपी पे, आगे टाइम मिला तो बोर्ड पे भी करवा दूंगी। बट आप ये शक्ल मत देखना, कॉपी पे है, आप कंटेंट समझना और पॉइंट समझना। हिस्ट्री को लेके आपका बेसिक पूरा बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल में जैसे होम वीडियोस प्लेलिस्ट होता है ना, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री विजिट कर लेना, मिल जाएंगी। फिर आफ्टर डेट आप साउथ हिस्ट्री को देखो। साउथ हिस्ट्री वैसे तो बीच में ही आ गया, लेकिन आपको साउथ हिस्ट्री को गाइस बहुत अच्छे तरीके से, अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि साउथ हिस्ट्री से कंटेंट बहुत ज्यादा आता है। जैसे चेर चालु, संगम वंश है, चेर चालुक्य, इन वंशों से आपको बहुत याद रखना है। फिर राजेंद्र प्रथम वगैरह, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। वाकाटक जो वंश है उसको बेहतरीन याद रखना। चालुक्य वंश है, ठीक है ना, ये राजेंद्र प्रथम वगैरह, गंग वंश है। तो ये सारे जो दक्षिण भारत के कन्नौज, प्रतिहार, गुज्जर वगैरह, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, तो दक्षिण भारत के इतिहास को भी अच्छे तरीके से आप करेंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण काल को बहुत बेहतरीन करेंगे। पुनर्जागरण काल में जैसे कौन कौन से राइटर्स हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, अच्छे से करें। फिर पुनर्जागरण काल में साहित्य, मानवतावाद, पेट्रो, किसका कौन सा जनक था। फिर धर्म सुधार आंदोलन, जैसे कि मार्टिन लूथर ने चलाया था, उसने ये चलाया था। तो जो भी रिलीजियस आंदोलन है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फिर आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सारी क्रांति हुई थी, जैसे अमेरिकन क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, किस क्रांति का क्या नारा था, किससे रिलेटेड कौन था, मतलब डिटेल में पढ़नी है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं भाई पीजीटी में। फिर औद्योगिक क्रांति वगैरह जो इंग्लैंड की थी, कपड़े वगैरह को लेके, इंजन, भाप, कितना डेवलपमेंट था, ये सब आपको। फिर वर्ल्ड वार, तो एवरीबडी नोज, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात चले और वर्ल्ड वार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कौन से सेंटर देश थे, कौन से दूरी राज्य थे, कौन से मित्र राज्य थे, कितने लोग मारे गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू विल डू विद दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पीजीटी हिस्ट्री। एक कवरअप बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि पीजीटी हिस्ट्री में ये चीजें आती हैं। अब आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पीजीटी हिस्ट्री को अच्छे तरीके से ले। और ये सिलेबस जो मैंने ऑल ओवर बताया है, ये आपको एसटेट में भी हेल्प करेगा, डीएसएसबी में हेल्प करेगा और स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। सो hope so you like this video, and if you like then don't forget to like button and don't forget to comment and say thanks to सीमा मैम जिन्होंने सिलेबस बताया भाई। ठीक है, वैसे मोस्टली सिलेबस मैंने करवा भी रखा है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरा एमए हिंदी है तो एमए हिस्ट्री मतलब नहीं है, बट मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मुझे हिस्ट्री आती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो बस बनने वाला है, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्टडी मटेरियल भी चाहें तो ले सकते हैं, कोचिंग भी चाहें तो वीकेंड में आपको क्लासेस मिल जाएंगी पीजीटी हिस्ट्री मैम के द्वारा। ठीक है, नेट लेवल तक की हिस्ट्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी यदि आप चाहते हैं तो। सैटरडे संडे की क्लास रहेंगी 3-3, 4-4 घंटे की। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7015467794। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। सो स्टे कनेक्ट विद मी, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलना, बाय।